हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस में। पिछले वीडियो में हमने मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में बैंकिंग के बारे में डिस्कस किया था। वो पार्ट 1 था और उसमें हमने कोऑपरेटिव बैंकिंग कंप्लीट किया था। अभी आज हम कंप्लीट करेंगे कमर्शियल बैंकिंग। और ऐसे ही मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक के वीडियोस पढ़ने और समझने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। अभी कमर्शियल बैंकिंग पार्ट 2 में हम देखेंगे कमर्शियल बैंकिंग का मीनिंग, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, उसके बाद रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंकिंग मतलब बैंक विच इज़ एंगेज देमसेल्फ इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, दीज आर गिवन इन डायग्राम। बैंक क्या करती है, कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। वो एक्टिविटीज़ है डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन मतलब मनी क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस, उसके बाद वेरियस एजेंसी फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। वो जो है एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इस्टेब्लिश होती है। कमर्शियल बैंक वो है जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर मीटिंग आउट द डे टू डे ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, और वो लोन डिसबर्स भी करती है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन डिसबर्स भी करती है फॉर सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपांशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़। न्यू इंडस्ट्री के लिए और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए उनके जो एक्सपांशन, उनके जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करने के लिए वो लोन डिसबर्स करती है। ये हो गया मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। अभी आते हैं बैंकिंग के डेफिनेशन पे। बैंकिंग का डेफिनेशन क्या हो सकता है? अ सिंपल एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, कीप इन माइंड दैट इज फॉर यू पीपल अ सिंपल एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग यू, जो आप ध्यान में रख सकते हैं वो है बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैरी आउट करती हो, ऐसी कंपनी। जो सिंपल डेफिनेशन है वो जो एग्जाम के लिए आप माइंड में रख सकते हो। उसके बाद आता है टाइप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। अभी कमर्शियल बैंकिंग के टाइप्स क्या है, टाइप्स कहो या स्ट्रक्चर कहो, वन एंड द सेम। उसमें उसमें आता है सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आर द बैंक्स Public sector banks are the backbone of commercial banking and majority in शेयर होल्डिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक की मेजॉरिटी ज़्यादा है एंड इट इज़ अ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये क्या है? बैकबोन है कमर्शियल बैंकिंग का। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसमें अभी कैटेगरीज भी हैं, 2 भागों में वो डिवाइड हुई है। सबसे पहले आता है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स बैंक। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री ये प्री इंडिपेंडेंस के इरा के पहले ट्रैक की जा सकती है, तो वो है ईयर 1921 में 3 प्रेसिडरीज बैंक थी। वो थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। वो कौन सी थी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। अगर प्री इंडिपेंडेंस के पहले अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री देखी जाए, ट्रैक की जाए, तो थ्री प्रेसिडरीज बैंक थी, प्रेसिडेंसी बैंक थी। वो थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद ये तीनों बैंकों को मर्ज करके 1955 में इम्पेरियल बैंक बनाया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये जनता के लिए बैंकिंग सुविधा अवेलेबल करवाना था, विशेष रूप से ग्रामीण और समशहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स। अभी दूसरा इसमें आता है अदर नेशनलाइज बैंक। जैसे 1955 में बैंक इम्पेरियल बैंक के बाद हम एसबीआई को इस्टेब्लिश होते देखा, वैसे ही उसके बाद एसबीआई की अदर नेशनलाइज बैंक भी आई। 14 नई नेशनलाइज बैंक इस्टेब्लिश हो गई। जो पहले प्राइवेटली वर्क करती थी उसको रातों रात हमारे दिवंगत प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी, उन्होंने पब्लिक सेक्टर में बदल दिया। तो इस तरह से 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आई। उसके बाद 1955 में एसबीआई की सब्सिडायरीज आई। उसके बाद 1969 में 14 मेजर बैंक आई और उसके बाद 1980 में 7 नेशनलाइज बैंक आई।
जो इम्पेरियल बैंक को जैसे हमने इस्टेब्लिश होते हुए देखा ना, वैसे ही 14 नई बैंक भी, नेशनलाइज बैंक भी इस्टेब्लिश हो गई। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, पहले क्या करती थी, वो नेशनलाइज बैंक प्राइवेटली वर्क करती थी, जो 14 बैंक थी, उन्होंने क्या किया, रातों रात उसको पब्लिक सेक्टर में बदल दिया। और मैंने जो आपको सीक्वेंसली जो हिस्ट्री बताई है बैंक की 1955 से 1980 तक, उसमें क्या बदलाव आया, वो अगर आप ध्यान में रखो तो पेपर में अच्छा लिख सकते हो। उसके बाद आता है, ये हो गया पब्लिक सेक्टर की, जो दो भागों में हमने क्लासिफाइड किया है पब्लिक सेक्टर को, वो हो गया कंप्लीट। अभी आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है? द शेयर ऑफ इक्विटी नॉट हेल्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज़ होल्डिंग बाय इट्स पब्लिक, ओनली पब्लिक। प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डर ये जनरल पब्लिक होती है, गवर्नमेंट नहीं होती है। तो प्राइवेट बैंक कौन सी है हमारी? प्राइवेट बैंक हमारी HDFC, उसके बाद आता है ICICI, उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो सब है वो हमारी क्या है? प्राइवेट बैंक है। उसके बाद आता है, प्राइवेट बैंक हो गई ये हमारी। प्राइवेट बैंक के वर्क भी सेम पब्लिक बैंक की तरह ही होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस जो है RBI के तहत वो अलग होते हैं। अभी आते हैं रीजनल रूरल बैंक पे। रीजनल रूरल बैंक ये RRB एक्ट के प्रोविजंस के अंडर इस्टेब्लिश हुई है। देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंट्री के रूरल एरियाज़ में। कस्टमर्स कौन से होते हैं इसके? फार्मर्स, एग्रीकल्चरल, लेबर। अभी इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप जो है ये रीजनल रूरल बैंक है। आरआरबी के फंक्शन क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक के? ग्रांटिंग लोन एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस टू द रूरल वीकर सेक्शन। जो रूरल वीकर जो होते हैं, रूरल के जो पुअर लोग होते हैं, या फिर बेसिकली पैसा उनके पास कम होता है, ऐसे लोगों को वो ग्रांट करती है लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस इन रूरल एरिया, वन एंड द सेम। रूरल एरिया को वो सपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस के तहत। उसके बाद आती है होल्डिंग रूरल सेविंग बाय एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सेविंग हैबिट क्रिएट करती है रूरल एरिया में विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। उसके बाद जनरेशन ऑफ जॉब प्रोस्पेक्टस इन रूरल एरिया। वो जॉब का जो प्रोस्पेक्टस है रूरल एरिया में, जॉब वैकेंसी वो क्रिएट करती है। ये हो गया रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद आते हैं फॉरेन बैंक पे। वो बैंक जिसका फॉर्मेशन पूरा के पूरा फॉरेन में हुआ हो एंड उसका हेड ऑफिस भी आउटसाइड ऑफ इंडिया ही हो, उसको फॉरेन बैंक कहा जाता है। उसको एज ए एक्सचेंज बैंक कहा जाता है। कुछ बैंक्स जो करंटली इंडिया में ओपन हुई है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, जैसे HSBC, हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर टाइमली एंड प्रॉम्प्ट सर्विस। ये हो गया फॉरेन बैंक। ये पढ़ लिए हमने स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंकिंग। अभी देखते हैं बैंकिंग के रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंकिंग के रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में क्या, उसके प्राइमरी फंक्शंस है और सेकेंडरी फंक्शंस है। प्राइमरी फंक्शंस में क्या इंक्लूड है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में आता है फिक्स डिपॉजिट भी आता है और रिकरिंग डिपॉजिट भी आता है। फिक्स डिपॉजिट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए या 10 साल तक रह सकता है। उसका कुछ टाइम पीरियड या टर्म होता है जिसके तहत कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट गेन कर सकता है। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये रिकरिंग डिपॉजिट जो है पर्टिकुलरली डिपॉजिट्स अ सम अमाउंट ऑफ मनी। ये क्या है? सम अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करने की कस्टमर को इजाज़त देता है। और उसका टेन्योर कैसा होता है? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये इसका टेन्योर होता है। जिसके पास एक तहत पैसा नहीं आता वो पार्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। उसमें फिर करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट भी आता है। करंट अकाउंट का मतलब होता है, कासा का तो आपको पता ही होगा, करंट अकाउंट का मतलब होता है होल्डिंग मल्टीपल अकाउंट सच एज होल्डिंग मल्टीपल ऑफ अकाउंट्स। वो जो
अकाउंट्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन होल्ड करता हो, जैसे कि बिजनेसमैन करता है, उसके तहत बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो होते हैं उसके अकाउंट में। तो वो क्या करता है, वो बैंक उसके लिए जो है वो करंट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लो होता है, बट ये क्या करता है, हैबिट क्रिएट करता है, सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है पब्लिक में। ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। उसके बाद आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उसमें ही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स में नहीं है, ये है एडवांसिंग लोन्स में। एडवांसिंग लोन जो है इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड रोल्स एंड फंक्शंस है, उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। अगर किसी बिजनेसमैन को करंट अकाउंट की लिमिट, अगर किसी बिजनेसमैन की करंट अकाउंट की लिमिट 40,000 है, बट ही नीडेड 80,000 फॉर बियरिंग देयर एक्सपेंसेस, ही कैन विड्रॉ 40,000 extra amount by check and paying overdraft interest charged by bank। इसका मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है, उसकी लिमिट जो है अकाउंट की वो 40,000 ही है, बट उसके ट्रांजेक्शन्स, उसके एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए उसे 80,000 की ज़रूरत है, तो बैंक उसे अनुमति देता है 40,000 एक्स्ट्रा निकालने के लिए, और कुछ सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी उसको चार्ज करवाता है, उसके ऊपर चार्ज करता है। ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। किस में आ गई ये, एडवांसिंग लोन्स में। उसके बाद आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, ये कैश क्रेडिट में बैंक बोरोवर्स को कैश क्रेडिट, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हैं हम, नहीं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट नहीं बोल सकते, कैश क्रेडिट ही है जो एडवांसिंग लोन में आता है। कैश क्रेडिट में बैंक बोरोवर को लोन्स प्रोवाइड करती है अगेंस्ट देयर मॉर्गेजेस एंड चार्ज सम एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट। बोरोवर्स को कैश क्रेडिट में बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, बट अगेंस्ट देयर मॉर्गेजेस, जैसे कि घर मॉर्गेज हो गया, सोना मॉर्गेज हो गया, उसके तहत वो लोन कैश क्रेडिट करती है। ये हो गया कैश क्रेडिट। अभी एडवांसिंग लोन्स में ही आता है मनी एट कॉल। इसमें बैंक्स बोरोवर को शॉर्ट पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करती है, दैट इज 7 डे, 7 डे भी हो सकता है उसका शॉर्ट पीरियड, अगेंस्ट देयर कोलैटरल सिक्योरिटीज। अभी कोलैटरल सिक्योरिटीज कौन सी हो गई, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, ऑल आर नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, और इसको ही हम कॉलेट मनी बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो 7 डेज में बोरोवर्स को पेड करना पड़ता है। उसके बाद उसमें ही एडवांसिंग लोन में आता है टर्म लोन। ये लोन बैंक्स ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट को देते हैं, और इसका पीरियड फॉर रिटर्निंग 1 to 10 ईयर्स होता है। टर्म लोन का मतलब होता है जिसका पीरियड बहुत ज़्यादा हो, जो 5 to 10 ईयर में पेड करना होता है, वो 1 to 10 ईयर भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम टर्म लोन। ये बैंक क्या करती है, ट्रेडर्स को देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को देती है, एग्रीकल्चरिस्ट को देती है। इसको बोलते हैं टर्म लोन, जिसका पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब होता है कि ये लोन बैंक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड करती है। अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर, ये सभी जो लोन है, ये सभी जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आते हैं। और अभी अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम देखें तो पर्सनल नीड के लिए भी हम बैंक कंज्यूमर को क्रेडिट करते हैं, जैसे कि लाइक ए पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल बिल, ऐसे ये होता है कंज्यूमर, ये हो गया कंज्यूमर क्रेडिट। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ये रोल एंड फंक्शन जो है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये है द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। बैंक ये ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर को पैसा देती है और इंटरेस्ट के तौर पर मनी क्रिएशन का काम करती है। उसमें आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, मतलब बैंक्स भी अपना सरप्लस ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। सरप्लस कैसे जनरेट होता है, सरप्लस जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ लोन एंड क्रेडिट इंटरेस्ट। वो क्या होता है, लोन और क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट आता है उसके थ्रू सरप्लस जनरेट होता है, और बैंक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद क्या करती है, यील्ड इंटरेस्ट गेन करती है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड क्रेडिट क्रिएशन में, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट में। उसके बाद आएगा
प्रमोट द यूज ऑफ चेक्स, उसके प्राइमरी फंक्शन में आएगा प्रमोट द यूज ऑफ चेक। बैंक ये कस्टमर को चेकली प्रोवाइड करती है और ये फ्री होता है, कभी कभार ये नॉमिनल कॉस्ट पे भी दिया जा सकता है। और इसके यूज़ के लिए बैंक क्या करती है, इनकरेज करती है कस्टमर को। ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए कैश से इजी होता है। ये हो गया प्रमोट द यूज़ ऑफ चेक्स, ये भी फंक्शन है एक बैंक का। उसके बाद आता है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। क्या करती है ये बैंक, क्या करती है, फैसिलिटेट करती है फाइनेंसिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, फाइनेंसिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। बैंक्स ये एंटरप्रेन्योर को उनके बिल्स के डिस्काउंट में या रीडिस्काउंट, उनके बिल्स पर डिस्काउंट और रीडिस्काउंट भी प्रोवाइड करती है उनके कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट में। उनको शॉर्ट टर्म लोन वो प्रोवाइड करती है, किसके अगेंस्ट में, उनके कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट में। ये हो गया फाइनेंसिंग इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। अभी आता है रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस ऑफ फंड का मतलब हो गया कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस ये कंट्री में डिवाइडेड होने के कारण वो फंड का ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्रॉप, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र ऑन स्मॉल नॉमिनल कमीशन चार्जेस। उसकी कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस जो है वो कंट्री में हर जगह डिवाइड होने के कारण वो फंड को यहाँ से वहाँ वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो ट्रांसफ़र कर सकती है विद द हेल्प ऑफ बैंक ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र एंड उस पर वो नॉमिनल चार्जेस जो है, कमीशन चार्जेस जो है वो चार्ज करती है। ये हो गए इसके प्राइमरी फंक्शन। अभी आते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शंस में आता है एजेंसी फंक्शंस एंड सर्विसेज। एजेंसी फंक्शंस का मतलब बैंक चार्ज their particular commission to their customer regarding some services and functions. The functions are सर्विसेज एंड फंक्शंस कौन से हो सकते हैं, वो फंड ट्रांसफ़र। अभी हमने देखा यहाँ से वहाँ, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक अगर फंड ट्रांसफ़र करवाना हो विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग कमीशन वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिंग कस्टमर्स फंड। कस्टमर का फंड अगर किसी दूसरे बैंक में हो, जैसे कि मैं वर्धा में रहती हूँ और मेरी यहाँ बैंक है, लेकिन मैं किसी कारणवश अमरावती में गई हूँ, तो मेरी वर्धा की जो बैंक है मेरा फंड जो है अमरावती बैंक में ट्रांसफ़र कर सकती है। कोई भी नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो ट्रांसफ़र कर सकती है और कुछ मुझ पे जो कुछ चार्जेस है वो चार्ज कर सकती है, उसके थ्रू मैं अपना जो फंड है वो कलेक्ट कर सकती हूँ। ये हो गया कलेक्टिंग कस्टमर फंड। उसके बाद आता है परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ फॉर इट्स कस्टमर, जैसे कि डीमैट अकाउंट। बैंक डीमैट अकाउंट भी कस्टमर को अलाउ कर सकती है, डीमैट अकाउंट खोल के दे सकती है और बाकी जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो करवा सकती है अपने कस्टमर्स की। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब बैंक जो इंश्योरेंस है उस पर प्रीमियम जमा करना पड़ता है कस्टमर के अकाउंट में, वो पेमेंट ऑफ प्रीमियम भी कर सकती है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स कंसल्टेंट। बैंक ऑल्सो एक्ट एज ए इनकम टैक्स कंसल्टेंट फॉर इट्स कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल सजेशन ऑफ टैक्स सेविंग। ये हो गया इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स। ये है एजेंसी फंक्शंस एंड सर्विसेज। बैंक एक एजेंसी की तरह वर्क करती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शन में अदर फंक्शंस। अभी अदर फंक्शंस क्या हो सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी, सेफ कस्टडी फॉर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपेंसिव मेटल। बैंकर्स क्या करते हैं, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को फॉर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, उनके वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए और एक्सपेंसिव मेटल्स रखने के लिए। उसके बाद आता है इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक। अभी इसका मतलब होता है ट्रैवलर ये अदर कंट्रीज़ में भी हो तो बैंक ये वहाँ पर उसका चेक अदर बैंक के थ्रू इशू करके देती है। एंड इट्स द रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ मनी, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क, ये रिड्यूस एंड इट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ थेफ्ट ऑफ मनी, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है रिस्क, पैसा चोरी होने का रिस्क जो है ये रिड्यूस करती है। मतलब इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक ये किस में आ गया, अदर फंक्शंस में आ गया, लॉकर फैसिलिटी एंड इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक। उसके बाद आता है गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर। उसके बाद आता है एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। उसके बाद आता है गिविंग एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स।
बैंक ऑल्सो शोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। ये हो गए लॉकर फैसिलिटी, इशूइंग ऑफ ट्रैवलर्स चेक, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, गिविंग एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। ये हो गए अदर फंक्शंस बैंक के। अभी तीसरा इसमें मेन फंक्शंस आता है, अभी अदर फंक्शंस हो गए, तीसरा इसमें मेन फंक्शंस आता है सोशो इकोनॉमिक फंक्शन। हम क्या बोलते हैं उसको? सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो फुलफिल करती है बैंक, स्पेशली पब्लिक सेक्टर एंड नेशनलाइज्ड बैंक ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करती है। जैसे कि सच एज अ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को एलिमिनेट करती है। ये बैंक की क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कोई भी कंपनी हो या बैंक हो या कोई संस्था हो, उसको क्या करती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है अपनी। तो बैंक क्या करती है? एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करती है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेशल स्कीम्स, कुछ स्पेशल स्कीम्स लाती है जनता के लिए। उसके बाद होता है प्रोवाइडिंग लोन्स विथ लेजर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करती है। किसको? फार्मर्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को एंड अदर स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड आर्टिस्ट को। ये क्या करती है? स्मॉल इंटरेस्ट रेट पे, लेजर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करती है। ये हो गया सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो बैंक्स फुलफिल करती है। हर किसी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, वैसे बैंक्स हो, कंपनी हो या कोई संस्था हो, छोटी मोटी या बिजनेसेस हो, उन सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। ये हो गए इसके सेकेंडरी फंक्शंस। अभी इसमें हमने क्या क्या देख लिया? कमर्शियल बैंकिंग हमने पूरा पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ ली उसकी, उसके बाद उसके टाइप्स एंड स्ट्रक्चर पढ़ लिए, उसके बाद उसके रोल्स एंड फंक्शंस पढ़ लिए। यहाँ हमारा कमर्शियल बैंकिंग कंप्लीट हो गया। अभी जो क्रेडिट क्रिएशन इसमें जो पॉइंट आया है उसको हम 5-10 मिनट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो वो मैं जल्दी ही डालूंगी। और मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट्स रिलेटेड सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आपको, ताकि आप वो देख सकें। और ऐसे ही आपको मनी बैंकिंग एंड रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए और जैसे कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।